पुस्तक का नाम विश्व की महान नारियां, भाग 3, ऑडियो 2। अपराजिता लाइना। राष्ट्रों का इतिहास बलिदानियों के बलिदान से लिखा जाता है। बलिदान भी अनेक प्रकार के होते हैं। कुछ कार्य करते हुए बलिदान होते, कुछ रक्षा करते हुए, पर कुछ बलिदान अनोखे होते। वे केवल भावना जगाने के लिए किए जाते हैं। अपने देश में स्वतंत्रता आंदोलन में सरदार भगत सिंह का बलिदान भी इसी स्तर का था। सामान्य बुद्धि से ऐसे बलिदानों का मर्म समझ में नहीं आता, किंतु ऐसा एक एक बलिदान अन्य अनेक बलिदानों से अधिक मूल्यवान होता है, क्योंकि वह बलिदान एक और बलिदानियों को पैदा करता है तो दूसरी ओर सामने वाले का मनोबल झकझोर कर रख देता है। अबिसीनिया की बालिका लाइना का नाम भी ऐसे बलिदानियों में अग्रणी रहेगा। घटना सन 1904 की है। इटली तथा अबिसीनिया के बीच युद्ध चल रहा था। आमने सामने के युद्धों में कई प्रकार के नियमों तथा युद्ध की पैंतरेबाजी का उपयोग किया जाता था। 2 दिन से युद्ध बंद होने से अबिसीनिया की सेना एक शहर में डेरा डाली थी। तभी सूचना मिली कि इटली की सेना आक्रमण हेतु बढ़ती हुई शहर के निकट आ चुकी है। सेना नायक ने स्थिति परखी तथा मुकाबले की तैयारी का पूरा समय न देखकर परिस्थितियों के अनुसार सेना सहित सभी नगरवासियों को एक गुप्त स्थान पर छिप जाने का आदेश दिया गया। संकेत होते ही बात में सारा शहर खाली हो गया। सब देखभाल करके अबिसीनिया का सेना नायक भी अपने प्रमुख व्यक्तियों के साथ चलने को उद्यत हुए, किंतु उसकी लड़की लाइना एक समस्या बन गई। वह किसी भी प्रकार नगर छोड़ने को तैयार नहीं थी। उसका कहना था कि अपनी प्यारी मातृभूमि को छोड़कर कायरों की तरह क्यों भागो। पिता ने समझाया कि यह कायरता नहीं, सामयिक व्यवस्था है। वैसे तो अबिसीनिया का हर नागरिक एक एक बूंद रक्त रहते शत्रु से लोहा लेगा, किंतु लाइना न मानी। बोली, यदि यही ठीक है तो भी शत्रु को कुछ नमूना तो मिलना ही चाहिए। अबिसीनिया की भावना का वे भी क्या सोचेंगे कि इतने बड़े शहर में कोई भी नहीं मिला। कठोर परीक्षा की थी। पुत्री नमूना बनने की जिद पर थी। 13 वर्ष की बालिका को दानवी प्रकृति के शत्रु के सम्मुख अकेली असहाय छोड़ी जाने की कल्पना, और यदि इसका मन कांप गया तो सबको प्राणों का संकट। किंतु पिता को झुकना पड़ा। बालिका की बात न टाली जा सकी। सेना नायक ने पुत्री को आशीर्वाद दिया, कर्तव्य की कठोरता समझाई और हृदय पर पत्थर रखकर विदा हुआ। लाइना रह गई एकाकी। नहीं, उसका मनोबल तथा राष्ट्र प्रेम उसके साथ था। इटली की सेना को नगर में सर्वत्र सन्नाटा में उसका सरदार तलाश कर रहा था। कोई सूत्र यदि मिल जाता तो। तभी लाइना का समाचार मिला। एक लड़की, वह भी मात्र 13 वर्ष की। सरदार प्रसन्न हो गया। अब तो वह सूचना मिल जाएगी, किंतु उस बेचारे को ज्ञान नहीं था कि यह बच्ची उसकी सारी शक्ति से अधिक भारी पड़ जाएगी। नगरवासियों तथा सेना के छिपने का स्थान का पता लाइना से पूछा गया। सरदार ने फुसलाने का प्रयास किया, फिर धमकाया, किंतु स्पष्ट नहीं के अतिरिक्त कुछ न मिला। उसने सोचा, छोकरी कुछ जिद्दी है, थोड़ी कड़ाई से काबू में आवेगी। उसने भरपूर सैनिक हाथ का तमाचा जड़ दिया सुकुमार लड़की के मुंह पर। मुंह से खून बह निकला, किंतु लड़की मुस्कुरा दी, जैसे कह रही हो, बस इतना ही जोर है हाथों में। इटली का सरदार उबल पड़ा। बोला, मूर्ख लड़की, मेरे प्रश्नों का ठीक ठीक उत्तर दे, अन्यथा परिणाम बुरा होगा। लड़की ने उसके आतंक से अप्रभावित रहकर ही नहीं, उसे चुनौती भी देते हुए कहा, सरदार साहब, यहाँ मैं आपके द्वारा सम्मान पाने की आशा से नहीं रुकी। आपकी बुराई से अपनी निष्ठा तौलना चाहती हूँ। निकालने दीजिए अपनी बुराई। कैसा अनोखा दृश्य था। एक और शस्त्र सशस्त्र सेना तथा साथ लिए खड़ा होकर दैत्याकार सरदार, और दूसरी ओर निहत्थी अकेली अबोध बालिका। किंतु जिन्हें ईश्वरीय विभूतियों का ज्ञान है, वे जानते हैं कि एक श्रेष्ठ विभूति अनगिनत असुरी शक्तियों को जीत सकती। बालिका की चुनौती से सरदार तिलमिला गया और निरसंस क्रूर प्रयोगों तथा निष्ठा का सीधा युद्ध छिड़ गया। बालिका के हाथ पैर कुचले गए। उसे कमर तक जमीन में गाड़ कर कोड़े लगाए गए, पर जैसे लड़की के शरीर में वेदना का भाव नहीं था। सरदार की खींच बढ़ती गई। राक्षसी हुक्म हुआ, इसके स्तन काट दो। निष्ठुर हाथों ने आज्ञा पालन किया। सरदार ने शैतानी आंखों से देखा उसकी ओर, जैसे पूछ रहा, अब कैसा लगा, बोल। और लाइना बोली, जैसे सरदार के मुंह पर थप्पड़ मारा हो। धन्यवाद, किसी कामो पुरुष के
वासना पूर्ति के साधन स्वरूप घृणित अंगों से मुक्ति दिलाने सरदार पुनः चोट खा गए। पीड़ा देने के तरीके आगे बढ़े। संगीने चुभोई जाने लगी, खाल खींची जाने लगी। बेचारी सुकुमारी लाड़ प्यार में पली बालिका जोर से दांत सटाए पीड़ा सह रही। सरदार की आंखें चमकी, बोली अब तो निकालेगी जीभ या नहीं? उत्तर में बालिका ने जेब से चाकू निकालकर जीभ काटकर उसके सामने फेंक दी। सरदार सहित सारे दर्शक सिपाही सन्ने रह गए। अब तो पूछने का कोई तरीका नहीं था। उन्होंने अपनी करारी हार को जघन्य कृत्यों द्वारा हल्का करना चाहा। लाइना के शरीर को बूटों से रौंद डाला गया, किंतु लाइना की भावना वायुमंडल में मिल गई और उनके सरों पर भी भूत की तरह छा गई। इटली के हर सैनिक का मनोबल गिर गया। सारी फौज को एक नादान लड़की ने असमर्थ सिद्ध कर दिया। इतनी दूरदर्श जाति से कैसे पार पाया जाएगा? अबिसिनिया वासी ने सुना तो उसके हौसले चौगुने हो गए। लाइना ने जो उदाहरण प्रस्तुत किया था उससे घटकर दिखलाना कोई नहीं चाहता था। लाइना के बलिदान की इससे अधिक और क्या सार्थकता हो सकती थी? जिस जाति तथा राष्ट्र में ऐसे बलिदानी हो वहाँ असाधारण प्रगति संभव हो सकती। पुस्तक का नाम विश्व की महान नारियां, भाग 3। इजराइल की कर्णधार श्रीमती गोल्डा मेयर। इजराइल विश्व का सबसे अधिक लड़ाकू देश माना जाता है। ऐसे देश में 2 विजेता सेनापतियों की उपेक्षा करके जब किसी महिला को प्रधानमंत्री चुना जाता है तो निश्चय ही वह ऐसा नाम होना चाहिए जिसकी महानता को चुनौती नहीं दी जा सकती। संसार की तीसरी महिला प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर एक ऐसा ही नाम है जिसे 71 वर्ष की आयु में इजराइल जैसे संकट से घिरे राष्ट्र की बागडोर संभालने के लिए सर्वथा उपयुक्त समझा गया। आज भी वह बड़ी कुशलता पूर्वक इजराइल का शासन तंत्र संभाले हुए रात दिन संघर्षों का बहादुरी से सामना कर रही है। एकदम सादा वेशभूषा, सीधा सादा रहन सहन और सौम्य मुख मुर्दा, पर चेहरा विवेकमय तेज से चमकता हुआ, वृद्धावस्था में भी सशक्त, सुगठित और प्रभावशाली व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और आत्मगौरव से मंडित गोल्डा अपने देश की एक विश्वसनीय कर्णधार है, क्योंकि स्वतंत्र इजराइल की स्थापना में भी उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। गोल्डा मेयर एक स्वयं निर्मित व्यक्तित्व है। एक गरीब बढ़ई की बेटी से जीवन आरंभ कर देश के लिए संघर्ष करते करते वह प्रधानमंत्री के पद तक पहुंची है। पसीने से लथपथ कारीगर पिता मार्वोविच को कभी सपने में भी ख्याल न आया होगा कि उसकी बेटी आगे चलकर संसार के एकमात्र यहूदी राज्य की स्थापना में योग देगी, उसकी प्रधानमंत्री भी बनेगी। गोल्डा मेयर की कहानी अद्भुत साहस, निरंतर कार्यशीलता, संघर्ष और गहरी लगनशीलता की एक कहानी है और इसलिए बिना किसी भेदभाव के संसार भर की युवतियों के लिए एक प्रेरणा भी। गोल्डा मेयर का जन्म रूस के कीव नगर में 3 मई 1809 को हुआ। बढ़ई पिता की आमदनी बहुत मामूली थी। गरीबी से तंग आकर कुछ अधिक कमाई की आशा से 1903 में वे पिस्क नगर आ बसे। जारशाही के उस जमाने में रूस में यहूदियों की दशा बड़ी शोचनीय थी। उन्हें कोई नागरिक अधिकार प्राप्त न था। तरह तरह के कानून उनके खिलाफ बनाए जाते, उन पर अत्याचार किए जाते, उनसे घृणा की जाती और खुलेआम उनकी बेइज्जती भी की जाती। शहरों में उनके निवास के लिए कुछ अलग गंदी बस्तियां नियत थी। इनसे बाहर रहने की उन्हें इजाजत न थी। इस पर भी गुंडों के आक्रमण उन बस्तियों पर होते रहते थे। हत्या, लूट और बलात्कार के इस खुले माहौल में पुलिस कोई बाधा नहीं डालती थी। गोल्डा मेयर अपने बचपन की स्थितियों को याद करके बताती है कि उनके पिता घर का दरवाजा बंद करके उसके पीछे मोटा तख्त जहर कर रखते थे ताकि गुंडों के आक्रमण से बचा जा सके। इन स्थितियों का प्रभाव उनके बाल मन पर बहुत गहरा पड़ा। गोल्डा अपने माता पिता की 8 संतानों में से तीसरी जीवित संतान थी। यहूदियों की उस समय की दयनीय दशा का अनुमान इसी तथ्य से लगाया जा सकता है। गोल्डा जब 8 वर्ष की हुई तो अच्छे भविष्य की आशा से उनके पिता अमेरिका के मिल्वॉकी नगर में जा बसे। पिता वहां बढ़ईगिरी करते थे और माँ परचून की छोटी सी दुकान चलाती थी। फिर भी गुजर मुश्किल से ही हो पाती थी। पर अमेरिका में बिताए 11 वर्ष गोल्डा के लिए उपयोगी सिद्ध हुए। 10 वर्ष की गोल्डा ने अमेरिका किशोरी भंगनी समाज का संगठन काफी चंदा इकट्ठा करके वह गरीब लड़कियों में पाठ्य पुस्तकें बांटती थी और फिलिस्तीन में आकर बसे यहूदियों को धन भेजती थी। पर अपनी पढ़ाई के लिए फिर भी वह व्यवस्था न कर पाई।
14 वर्ष की आयु में माता पिता ने गरीबी के कारण पढ़ाई बंद कर दी तो गोल्डा भागकर डेनवर में अपनी बड़ी बहन सांता के घर चली गई ताकि उनकी शिक्षा जारी रख सके। वहां उसकी भेंट मॉरिस मायरसन से हुई, जो एक रूसी यहूदी था और उसी की तरह जारशाही के अत्याचारों से पीड़ित हो अमेरिका में जा बसा था। किशोरी गोल्डा पढ़ लिखकर शिक्षिका बनना चाहती थी, पर फिलिस्तीन को स्वतंत्र यहूदी राष्ट्र बनाने के स्वप्न ने उसके कार्य क्षेत्र की दिशा बदल दी। वह समाजवाद की व्याख्याएं करती, छोटी छोटी सभाओं में भाषण देती और यहूदी संगठनों में भाग लेती थी। थोड़े ही समय में वह अंग्रेजी और यहूदी दोनों भाषाओं में अच्छे भाषण देने लगी थी। ऐसे समय मॉरिस मायरसन जैसे सामाजिक क्रांतिकारी का साथ उसे भागे और 19 वर्षीय गोल्डा ने उससे विवाह कर अपने जीवन का ध्येय निश्चित कर लिया। सन 1917 में जब गोल्डा ने यहूदी पायनियर मुखिया बनकर फिलिस्तीन जाने का निश्चय किया तो मॉरिस मायरसन उसके इस निश्चय से सहमत हो गया। दोनों फिलिस्तीन जाकर अपने देश के नवनिर्माण में हिस्सा लेंगे, इसी शर्त पर वह विवाह बंधन में बंधे थे। आखिर 1921 में गोल्डा अपने पति और अन्य 20 यहूदी युवक युवतियों के दल के साथ अपने गंतव्य की ओर चल पड़ी। कठिनाइयों से भरा सफर झेल कर जब वे लोग फिलिस्तीन पहुंचे तो वहां का जीवन भी बड़ा कष्टकर था। कहीं उसर बीहर रेगिस्तानी इलाका, कहीं मक्खी मच्छर से भरा दलदल और बेहद गर्मी, अभाव, गरीबी और कठोर श्रम के बीच सामूहिक जीवन की जिम्मेदारी निभाने के लिए गोल्डा मुर्गी पालन का काम करने लगी। उसे बीहर इलाके को हरा भरा बनाना था और यहूदी राज की स्थापना के स्वप्न को साकार करना था। तो फिर कठिनाइयों से क्या डरना। अपनी योग्यता, लगन और कर्मठता से गोल्डा ने शीघ्र ही सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। 1 वर्ष बाद ही वह यहूदी मजदूर संघ के लिए प्रतिनिधि चुन ली गई। राजनीति में गोल्डा का यह पहला कदम था। इसके बाद तो कदम बढ़ते ही गए। अपने परिवार और पति के विरोध के बावजूद गोल्डा मेयर पार्टी के काम में डूबती गई। महिला मजदूर काउंसिल की मंत्री के नाते अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने से तो उनकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। कीवल के कठोर जीवन को सहन न कर सकने और उनके पति बीमार हो गए थे तो वे पति को लेकर तेल अवीव और फिर वहां से यरूशलेम चली आई थी। पर एक मजदूर नेता के रूप में उनका व्यक्तित्व निरंतर उभरता चला गया था। कठिन से कठिन काम करने और हर जोखिम उठाने के लिए वे सदा तैयार रहती। सैद्धांतिक प्रश्नों पर उन्हें झुकना आसान न था। महात्मा गांधी के सत्याग्रह सिद्धांत पर उनकी श्रद्धा थी। 1946 में यहूदी शरणार्थियों से लदा जहाज जब इटली के एक बंदरगाह पर बंदी बना लिया गया तो गोल्डा मेयर ने इसके विरोध में अनशन कर दिया। फिलिस्तीन के अनेक यहूदी इस उपवास में उनके साथ सम्मिलित हुए थे। फिलिस्तीन पर उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से ब्रिटेन शासन कर रहा था। यहूदी की समस्त मांगे इस सरकार के सामने गोल्डा ही रखती थी। देश के लिए हर खतरा उठाने की उनकी एक मिसाल है। 1949 के अरब इजरायली युद्ध के दौरान गोल्डा ने अरब औरत का भेष बनाया, बुर्का पहना और जॉर्डन पहुंच गए। यात्रा पूरी तरह संकटों से घिरी थी। एक जगह उनका नौजवान ड्राइवर भी कार छोड़कर जान बचाकर भाग खड़ा हुआ तो गोल्डा ने अकेले ही आधी रात के समय वह सुनसान पहाड़ी रास्ता तय किया और पहरेदारों को चकमा दे सीमा पार कर गए। उद्देश्य था जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला से बात करके उन्हें युद्ध में भाग लेने से रोकना, पर शाह ने अपने पूर्व वचन की रक्षा करने से इनकार कर दिया और गोल्डा को किसी तरह जान बचाकर वापस इजराइल लौटना पड़ा। यह वचन गोल्डा ने 1947 में उनसे लिया था। इजराइल की स्थापना 1948 में हुई थी। इसके शीघ्र बाद ही इस युद्ध में आत्मरक्षा के लिए यहूदियों को शस्त्रास्त्रों की आवश्यकता हुई, सो वह इसके लिए चंदा इकट्ठा करने अमेरिका पहुंची और वहां से $5 करोड़ के अस्त्र शस्त्र लेकर इजराइल पहुंच लौटी। इस तरह के साहस भरे अद्भुत कार्यों से गोल्डा ने सब देशवासियों का मन जीत लिया। देश के महान नेताओं में उनकी गणना होती थी। राष्ट्र के संविधान पर हस्ताक्षर करने वालों में एक नाम उनका भी था। फिर उन्हें इजरायली राजदूत बनाकर रूस भेज दिया गया। 40 वर्ष पूर्व जरशाही के अत्याचारों से बचने के लिए जिसने निर्धन लड़की के रूप में वहां से प्रस्थान किया था, वही अब स्वतंत्र यहूदी राज की राजदूत की हैसियत से वहां पहुंची।
कुछ कट्टरपंथी यहूदियों ने नारी के नाते इस पद पर उनकी नियुक्ति का विरोध किया, पर देश को जागृत युवा वर्ग गोल्डा मेयर की क्षमता पर पूरा विश्वास करता था, इसलिए उनके साथ था। 2 वर्ष बाद रूस से लौटने पर गोल्डा मेयर को इजराइल की प्रथम सरकार में श्रम मंत्री का पद सौंपा गया। श्रमिक नेता पर अब देश की श्रम नीति के संचालन का भार भी आ पड़ा था। सारी दुनिया से प्रतिदिन हजारों यहूदी इजराइलों में बसने के लिए आ रहे थे। गोल्डा मेयर पर काम का पहाड़ आ पड़ा। यहूदी शरणार्थियों के पुनर्वास और रोजगार की समस्या हल करने के लिए उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर गृह निर्माण की और जन कल्याण की योजनाएं बनाई। दलदल और उबड़ खाबड़ जगहों में सड़कें बनाने के लिए हजारों लाखों श्रमिक काम में जुट गए। देश का निर्माण हुआ और शरणार्थियों का काम और पुनर्वास मिला। सन 1956 में गोल्डा मेयर को विदेश मंत्री का पद सौंपा गया। नए घरों, सड़कों, उद्योग धंधों के निर्माण में रुचि लेने वाली गोल्डा को अनिच्छा से श्रम मंत्री का पद छोड़कर विदेश मंत्री का दायित्व संभालना पड़ा, क्योंकि प्रधानमंत्री बेन गुरियन और विदेश मंत्री मोसे सोरेन से मतभेद हो जाने के कारण सोरेन को त्याग पत्र देना पड़ा था। पर नया क्षेत्र होने पर भी विदेश मंत्रालय और राष्ट्र संघ में गोल्डा ने जिस कुशलता का परिचय दिया वह उसकी अध्ययनशीलता, श्रम निष्ठा और लगन का प्रमाण है। अब 7 मार्च 1967 से वह इस वीर धीर महिला ने चारों ओर से शत्रुओं से घिरे इजराइल की बागडोर जिस मजबूती के साथ थाम ली है, उनकी वृद्धावस्था को देखते हुए यह एक आश्चर्यजनक घटना है। एक सैनिक नारी वृद्ध होकर भी सैनिक ही रहेगी, देश रक्षा के लिए चाहे जान ही क्यों न जोखिम में डालनी पड़े। इस बागडोर को थामते उनके हाथ कांपेंगे नहीं। पर यह सैनिक नारी एक शांति प्रिय नारी है। यह बहुत कम लोग जानते हैं कि अपने युद्धग्रस्त देश में वे शांति चाहती है, लेकिन वह शांति गौरवपूर्ण हो। वे चाहती है अरब यहूदियों से घृणा करना छोड़ दे। जब तक मानव के बीच घृणा के बीज अंकुरित होते रहेंगे, संसार में शांति असंभव है। इस तथ्य को वे बड़े दुखों के साथ महसूस करती है। ऊंचे से ऊंचे पद पर पहुंचकर भी गोल्डा मेयर का अभिमान कहीं छू तक न पाया। वे एक सच्ची मानव है, स्वयं को मानव परिवार का सदस्य समझती है और मानवीय आदर्शों की स्थापना के लिए बेचैन रहती है। रूसी दूतावास में रहते समय छोटे बड़े सभी कर्मचारी उनके साथ एक जगह बैठकर खाना खाते हैं। जिन 20 तरुण तरुणियों के दल के साथ उन्होंने इजराइल भूमि में प्रवेश किया था, उनसे तथा उनके वंशजों से आज भी उनके पारिवारिक स्नेह संबंध है। इस विशाल परिवार को वे स्वाधीन देश का निर्माता मान उनका आदर करती है और उनके दुख सुख में निरंतर हाथ बटाती है। इसी तरह जब भी जहाँ भी उन्होंने काम किया, उस दफ्तर के सारे कर्मचारी उनके लिए परिवार के सदस्यों की तरह रहे। गोल्डा मेयर के पति का देहांत 1951 में हो गया था। यद्यपि वे एक बेटे और एक बेटी की मां है, पर उनका परिवार यही नहीं है, वे पूरे देश की मां है। लोग उन्हें प्रधानमंत्री गोल्डा नहीं, हमारी गोल्डा कहकर संबोधित करते हैं। हम यही लोकप्रियता उनकी योग्यता को बल देकर सफलता के मार्ग पर दिन प्रतिदिन अग्रसर हो रही है।